सभी को नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण वीडियो ग्रेड सेकंड को लेकर आप लोगों की लंबे टाइम से डिमांड थी कि ग्रेड सेकंड के लिए ग्रेड थर्ड एग्जाम देने के बाद सर क्या एक बेहतर रणनीति हो सकती है, एक ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग क्या हो सकती है और यदि मैं जीरो पे हूं तो भी वहां से क्या स्टार्ट कर सकता हूं। सुंदर सी लाइन है, ना थके हैं पांव कभी, ना हिम्मत हारी है, देखे हैं मैंने कई दौर, आज भी मेरा सफर जारी है। तो आप लोगों ने कई असफलताएँ देखी होंगी, आपने भी ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम भी दिया होगा, इससे पहले वाला ग्रेड सेकंड भी आप लोगों ने दिया होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सफ़र जारी है, यद्यपि अभी तक अपनी मंजिल पे नहीं पहुँचा है। मैं ये चाहूँगा कि इसको पॉज़िटिवली लें। यदि आप टीचर बनना चाहते हैं ग्रेड सेकंड, क्योंकि ग्रेड सेकंड की ये वैकेंसी तो है ही, इसके बाद एक वैकेंसी बड़ी और आ रही है। तो सबसे अधिक यदि राजस्थान में किसी पोस्ट खाली है तो केवल ग्रेड सेकंड की खाली है। तो इसको एक इस रूप में लीजिए कि मुझे इसको बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। पहली चीज़ मैं ये कहूँगा कि आपके पास 5 महीने हैं। एक बच्चे का सवाल था कि सर मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँ तो क्या हो सकता है? ज़ीरो पे कभी आप होते नहीं हो। यद्यपि आप मानते हो कि सर मैं ज़ीरो पे हूँ, ज़ीरो पे कभी नहीं हो सकते। आपने राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति सबने हर भर्ती में पढ़ी है। राजस्थान ज्योग्राफी सबने पढ़ी है, राजस्थान पॉलिटी आपने सबने पढ़ी है, साइकोलॉजी लगभग बच्चों ने पढ़ी है, टीचिंग मेथड आपने लगभग ने पढ़ा है, 6 से 10 राजस्थान बोर्ड की बुक्स आपने लगभग ने पढ़ी हैं। तो आप जीरो पे तो है ही नहीं। आप लगभग ये मान के चलिए कि आप 40% तो ऑलरेडी बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं और केवल मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप 40% और ढंग से कवर कर जाओगे, यानी 80% सिलेबस यदि आप अंगुलियों पे सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ जाते हो तो नो डाउट आप आरपीसी सेकंड के टीचर बन जाओ। क्योंकि आरपीएससी का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग 80% मेरिट नहीं जा रही है। आप 50 से 60% बहुत अच्छे से ले जाते हैं तो आप सिलेक्ट हो जाते हैं। अब आपके सामने सवाल ही आता है कि सर कौन करे? मैं कहता हूं हर उस बच्चे को करनी चाहिए जिसका लक्ष्य से टीचर बनना है। तो जो ग्रेड थर्ड देके बैठा है अभी, क्योंकि ग्रेड सेकंड जस्ट रिलेवेंट है ग्रेड फर्स्ट से। हाँ, यदि आप ग्रेड फर्स्ट में एलिजिबल हैं तो आप ग्रेड फर्स्ट कर रहे हैं तो ग्रेड फर्स्ट की तरफ रहिए। लेकिन यदि ग्रेड फर्स्ट में आप एलिजिबल नहीं है, फर्स्ट पेपर में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लगता है कि ग्रेड सेकंड का सिलेबस का प्रिंट आउट आपने लगभग में निकाल लिया होगा और उसका एनालिसिस जरूर किया होगा। ये मैं पहली कड़ी बताता हूँ, एनालिसिस होना चाहिए, दिमाग में छप जाना चाहिए कि सिलेबस में सबसे वो महत्वपूर्ण चीजें कौन सी हैं जहां से लगातार प्रश्न पुटअप होते हैं। वो कौन-सा सिलेबस है? जैसे साइकोलॉजी में चेंज कर दिया, ट्रांस ऑफ लर्निंग नहीं डाल रखा तो नहीं पढ़ूँ मैं। लेकिन मैं ये ज़रूर पढ़ूँ कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के निहितार्थ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं 21वीं सदी के सेंचुरी के जो स्किल्स हैं, उसपे क्या नई चीज़ें आई हैं, वो मैं ज़रूर पढ़ूँ। इंक्लूसिव एजुकेशन में ज़रूर पढ़ूँ। समझ रहे हो आप? मतलब मुझे पूरे सिलेबस का एक माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे फर्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ना है, सेकंड में क्या पढ़ना है। ये सिलेबस आपको बताता है। ये पीवाईक्यू आपको बताते हैं और ये एनालिसिस हर बच्चे को पहले दिन जब वो स्टार्ट करता है तब शुरू कर देना चाहिए। तो वो हर बच्चा जो इस समय बैठा है और जिसको लगता है कि मैं टीचर वैकेंसी में ज़्यादा बेटर फ़ील करता हूँ, उसको बिना कोई समय गँवाए पूरी ऊर्जा कंप्लीट, चारों तरफ की ऊर्जा, कंप्लीट ऊर्जा वो यहाँ पे लगा देनी चाहिए। 5 महीने मेरे अनुसार बहुत होते हैं। बहुत का मतलब सच में बहुत होता है। यदि सही तरीके से करो और यदि अव्यवस्थित तरीके से करोगे तो 5 महीने नहीं 5 साल भी कम पड़ जाएँगी किसी सिलेक्शन को लेने में, किसी नौकरी को पाने में। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड जो तरीका है वो 5 महीना मेरे अनुसार बहुत है, क्योंकि आपने लगभग चीज़ें कवर की। तो सर अब कैसे करें, क्या करें? सेकंड ग्रेड का सबने आपने एग्ज़ाम पैटर्न देखा है। अच्छा लेवल आरपीसी का आ रहा है। मूल किताबों की बहस चल रही है, उसको एक तरफ अलग छोड़ दीजिए। क्योंकि गाइड भी लगभग मूल किताबों से बनाई जाती है और आप कोई भी मूल किताब बहुत ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकते। आपको समझ बनानी पड़ेगी कि सर ये टॉपिक है, इस टॉपिक पे आज तक चाहे वो यूपीएससी तक के प्रश्न हो, मैंने देखे हैं, लास्ट के 5 साल के पेपर देखे हैं। उनसे मेरे दिमाग में बनी है कि इस टॉपिक में ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं और ये चीज़ें मुझे रिवाइज़ करनी है। ये समझ बनाएगा पीवाईक्यू। प्रैक्टिस जितनी करोगे, रिवीजन जितनी करोगे, मल्टी रिवीजन का सिस्टम मैं बार-बार आपको दे रहा हूँ। तो थोड़ा-सा अपने आप को व्यवस्थित कीजिए, 5 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं कहूँगा हर वो बच्चे को करे। चाहे आप ज़ीरो से स्टार्ट हैं, फिर भी मैंने कहा कि अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो पे आप है ही नहीं, आपने मान रखा है। अब अपन पैटर्न की बात करें, पैटर्न की बात करते हैं, आरपीसी के 2 पेपर होते हैं आपका, फर्स्ट पेपर है आपका, सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट। फर्स्ट पेपर जो है उसका बड़ा रोल होता है, क्योंकि दोनों में 40% नंबर लाने अनिवार्य होते हैं, दोनों में। फर्स्ट पेपर में भी, सेकंड पेपर में भी। तो फर्स्ट पेपर अपने आप में अलग डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको राजस्थान भूगोल आता है, राजस्थान ज्योग्राफी है, ठीक है? पॉलिटी है, ठीक है? आपका इतिहास, हिस्ट्री और कला संस्कृति है। आपका
राजस्थान का सिर्फ राजस्थान का करंट है, सबसे बड़ी बात। सिर्फ राजस्थान का करंट पढ़ना है, प्लस पॉइंट है। इंडिया करंट नहीं पढ़ना। आपको पता होना चाहिए। बच्चे ने कहा सर इंडिया करंट भी पढ़ना है, इसका मतलब आप लोगों को पता नहीं है ये चीजें पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो राजस्थान का करंट आप लोगों को कैसे क्या तैयार करना है, और इसके अलावा जो वर्ल्ड और इंडिया की जो ज्योग्राफी है उसका एक बड़ा रोल है। तो वर्ल्ड और इंडिया की ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि सर मुझे यहाँ पे राजस्थान भूगोल के साथ भारत और विश्व का भूगोल भी पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, पॉलिटी के साथ भारत और विश्व वाली पॉलिटी का भी हल्का सा, यानी वैश्विक जो नीतियां हैं, विदेशी नीतियां, वो भी देखनी है। इतिहास का, संस्कृति को, राजस्थान देखनी, करंट देखना मुझे फर्स्ट पेपर में। और इकोनॉमिक वाला पार्ट भी है, और स्पेशली उससे 5 से 6 प्रश्न आते हैं, वो इकोनॉमिक सर्वे पे आते हैं। वहां पे कोई आपको गाइड डालने की जरूरत नहीं है। अभी भारत सरकार का बजट आएगा, राजस्थान सरकार का बजट आएगा, इकोनॉमिक सर्वे वाली चीजें आपको करंटली पढ़नी है, ठीक है। और फिर आपका सबसे बड़ा रोल साइकोलॉजी का, जहां से 20%, 20 यहाँ से, 5 से 6% यहाँ से, करंट से 10 से 12%, इतिहास तथा संस्कृति से 20%, पॉलिटी भारत विश्व से लगभग 20 या 22% आ जाते हैं यहाँ से, और राजस्थान भूगोल भारत विश्व से लगभग 20%। 20 20 20 मतलब इस प्रकार से रेशियो रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन यहाँ 20% फिक्स है। इकोनॉमिक्स से 5 से 6 प्रश्न आते हैं, करंट से 10 से 12, कई बार 10 हो जाते हैं, कई बार 12 जाते हैं। इतिहास तथा संस्कृति से इतिहास के 12 प्रश्न आते हैं, 13 प्रश्न आते हैं, और कला संस्कृति के 6 से 7 प्रश्न आते हैं। पॉलिटी जो है वो राजस्थान पॉलिटी से 10 प्रश्न आ जाते हैं, भारत और विश्व से टोटल दोनों से मिला के 10 या 12 प्रश्न आते हैं। राजस्थान भूगोल से 10 प्रश्न आते हैं, भारत और विश्व भूगोल से लगभग 8 से 10 प्रश्न आते हैं। अब सबसे बड़ी चीज है कि जो पार्ट सब मेरा तैयार है, मान लीजिए मैं राजस्थान भूगोल पढ़ रहा है, तो मैं शुरुआत कहां से करूंगा, भारत विश्व के भूगोल से। अब सर भारत विश्व के भूगोल के लिए क्या पढ़ूं, यदि आपके पास कंटेंट है, कोई कोचिंग के नोट्स है, तो उसको पढ़िए। ज्यादा अनावश्यक भटकने की आवश्यकता नहीं है। लगभग हर कोचिंग वाले भी ठीक पढ़ाते हैं, मेंटेन करते हैं। लेकिन फिर यदि आप सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे, मैं कहूंगा भारत और विश्व के भूगोल के लिए महेश वर्णवाल जो है वो बेस्ट किताब है। तो महेश वर्णवाल की जो किताब है, कॉस्मोस पब्लिकेशन से कुछ आता है, वो बेस्ट किताब है मेरे अकॉर्डिंग। उससे बाहर कभी प्रश्न आता नहीं है भारत और विश्व के भूगोल से। इसको आप देख लीजिए, नोट्स तो आपके लिए पर्याप्त है। फिर साथ में पीवाईक्यू पढ़िए। कोई भी टॉपिक पढ़ने का सबसे सिस्टमेटिक तरीका क्या है, मैंने जो एक वर्ड बोला, ऑर्गेनाइज तरीका। जिंदगी में हमेशा पढ़ने में 3 से 4 रूल यूज कीजिए, ठीक है। 90-10 का रूल, ठीक है। 80-20 का रूल, ABCD तकनीक। ये सब आप यदि यूज कर रहे हैं तो आप एक अच्छे सफल बिजनेसमैन भी बनते हैं, एक सफल अभ्यर्थी भी बनते हैं, एक सफल टीचर भी बनते हैं। 90-10 क्या है, मैं कोई भी चीज करने से पहले प्लानिंग करूंगा। जैसे मुझे पता है कि साइकोलॉजी में चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं साइकोलॉजी में टेस्ट सीरीज बनाऊंगा, टेस्ट सीरीज में भी ऐसे प्रश्न बनाऊंगा जो मुझे लगता है कि अपील करेगा और बच्चे के फ्यूचर एग्जाम में काम करेगा। ये मुझे पता है, ये आपको भी पता होनी चाहिए। मैं प्लानिंग करके फिर उस चीजों को एक्शन में लाता हूं, ये मेरा तरीका है। ये मैं कहता हूं आप भी अपना तरीका सीखिए कि प्लानिंग क्या हो सकती है, 5 महीने में बेटर चीजें क्या कर सकता हूं। 5 महीने में मैं क्या 4 बार मल्टीपल रिवीजन कर पाऊंगा, मैं कितनी प्रैक्टिस कर पाऊंगा, क्या मैं हर टॉपिक के 50 से 60 क्वेश्चन मुझे एमसीक्यू देखने हैं, मुझे हर वीकली एक टेस्ट देना है, और उस टेस्ट की कमियों के आधार पर एनालिसिस करते हुए अपनी कमियों को दूर करना है। मुझे 3 महीने बाद अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं सेकंड ग्रेड बन रहा हूं। ये मेरी प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए कि 10% समय सबसे पहले प्लानिंग में खर्च कीजिए, 90% समय आपका बच जाएगा, सिलेक्शन तरफ बढ़ जाओगे। 80-20 ये है, आप ये देखिए कि 20% चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अपना अधिकतम समय उन 20% चीजों पे दीजिए। ऐसा नहीं है कि अनावश्यक 80% अपना समय खर्च कर दो तो सबसे इंपॉर्टेंट 20 कोर पार्ट है वो छूट जाए। आपको पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच इंपॉर्टेंट है, इसमें मनोविज्ञान की नेचर और उसके अवयव बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट में डिफेंस मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। सीधा व्यक्तित्व पर्सनालिटी सिद्धांत में प्रोजेक्टिव टेक्निक एंड यूंग एंड एडलर एंड फ्राइड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे दिमाग में चीजें हैं, जब मैं कोर्स में भी पढ़ाता हूं, ये चीजें ऐसे हैं, यहां से ये चीजें आ सकती हैं, इस चीज को इस तरीके से पढ़ें, ये चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। तो 80-20 के रूल को फॉलो कीजिए कि वो 20% सबसे कोर पार्ट क्या है। पढ़ना अपने को सब कुछ है, लेकिन वो कोर पार्ट नहीं छूटना चाहिए। 80% वाले पार्ट में से कुछ चीजें छूट जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो 20% कोर पार्ट को आप ढंग से पकड़ के बैठेंगे। जब वर्ल्ड और इंडिया ज्योग्राफी को आप देखोगे, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत इजी पार्ट है, लेकिन उसमें समझ बननी चाहिए कि यहाँ से प्रश्न आता है। फिर ऐसे एबीसीडी तकनीक, ए वो वर्क होता है जो आपको करना है। क्या करना है आपको, सुबह उठना आपको है, आदतें आपको बनानी है, अनुशासन आपको फॉलो करना है, रीडिंग आपको करनी है, प्रैक्टिस आपको करनी है, रिवीजन आपको करना है, ये ए वर्क है। बी वर्क वो है कि यार मुझे करना चाहिए,
समझ रहे हैं? बी वर्क वो है जिसे शॉर्ट नोट्स बनाने में बना सकता हूँ, मुझे बनाने चाहिए। सी वर्क वो है जो आप दूसरों से भी करवा सकते हो। समझ रहे हो? जैसे कि आपने किसी को कहा कि यार तू है ना राजस्थान के न्यूज़पेपर वगैरह की कोई बढ़िया हेडलाइन आती है वो मुझे कर देना। ये कोई ज़रूरी नहीं है आप खुद करो। सूजस का साथ जो है किसी और की भी मदद ले सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप वेबसाइट पे जाएँ, आप टाइम खराब करें। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को कहोगे अरे नोट्स जो है मैं कॉपी करूँ, नहीं तू कॉपी करके ला देना है। ये बुक्स तू ला देना है यार। ये सी वर्क है जो आपको करने की ज़रूरत नहीं होती, आप दूसरों से करवा सकते हैं। शॉपिंग के लिए आपको खुद को जाने की ज़रूरत नहीं होती, दूसरे से करवा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जो आपको नहीं करने की जरूरत होती है, लेकिन आप उनमें डूब रहे हो, इसका मतलब आप अपना क्वालिटी वाला टाइम खराब कर रहे हो। और डी वर्क है, डी डिलीट डिलीट करना है इसको, ये होना ही नहीं चाहिए। दिन में 3 से 4 घंटे सोशल मीडिया पे सर्च कर रहा हूँ। आज एक टीचर की बातें कर रहा हूँ, कल दूसरे टीचर का वीडियो देखा, सर ये वीडियो गजब का है। फिर तीसरे को देखा, फिर चौथे दिन अरे यार 2 टेस्ट सीरीज जॉइन कर रखी है, ये फ्री में चल रही है, इसको जॉइन कर लेता हूँ। अरे टेलीग्राम पे ये फ्री वाले आ रहे हैं, इसको जॉइन कर लेता हूँ। ये फ्री वाली पीडीएफ आ रही है, इसको जॉइन कर लेता हूँ। अरे उस टीचर ने फ्री का कोर्स जारी कर दिया, इसमें जॉइन कर लेता हूँ, इसमें फायदा हो जाएगा, उसमें हो जाएगा। और वो कहीं फायदा नहीं होगा, वो वहीं उलझ उलझ के वहीं रह जाएगा। एक जगह जहां भी आपको बेटर लगता है, फ्री वाला लगता है चाहे पेड वाला लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जहां आपको विश्वास है कि टीचर जस्टिस करेगा, उस पर विश्वास रखिए। बाकी ध्यान मत दीजिए। नहीं, डी आपकी लाइफ से कंप्लीटली डिलीट होना चाहिए। ये सब चीजें आप फॉलो करके देखिए और फिर रिजल्ट नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। मैं मानता हूं ऐसा नहीं हो सकता यदि रिजल्ट ना आए। तुम ये कह सकते हो सर नहीं नहीं ऐसा क्या नहीं करते हो, ईमानदारी से चीजें नहीं करते हो। तो ये जैसी चीजें मैंने बोली कि राजस्थान भूगोल से आप क्या पढ़िए, ठीक है। राजस्थान भूगोल से आप किसको पढ़ेंगे, राजस्थान भूगोल में किसको पढ़ेंगे आप? तो राजस्थान भूगोल में जो ऑलरेडी आपने थर्ड ग्रेड में पढ़ा है, ऑलरेडी पढ़ा है, चाहे वो कोई भी कोचिंग के नोट्स हो, कोई भी एक गाइड हो, ठीक है, या मतलब विजय सिन्हा के नोट्स हो, या कोई भी कोचिंग के, या सबसे बेस्ट होता है कि महेश वर्णमाल किताब यदि आप पढ़ लेते हो तो राजस्थान ज्योग्राफी से बढ़िया कुछ नहीं। महेश वर्णमाल नहीं, महेश वर्णमाल नहीं, हरिमोहन सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना आप इसको फॉलो कीजिए। भारत और विश्व ज्योग्राफी महेश वर्णमाल कर लीजिए। पॉलिटी के अंदर राजस्थान की पॉलिटी है, कोई भी अच्छी गाइड आती है, मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि अलग अलग गाइडें आती हैं, सब एक जैसे से आती हैं। इस पे कोई भी आपको गाइड अच्छी मिलती है, आपने जो पहले पढ़ी उसी को पढ़ी, ठीक है। या ये भारत विश्व के लिए कोई आप पर्टिकुलर अच्छे टीचर का कोर्स, जैसे अपने ओम जी सर करवाते हैं, पॉलिटी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, समझ बेस पढ़ाते हैं, ऐसी कोई भी कोर्स आप या कोई दूसरे टीचर को आपको लगता है बेटर पढ़ा सकता है, उसका कोर्स भी स्पार्क ले सकते हैं, क्योंकि अप्लाइड बेस समझ बेस आता है, ठीक है। भारत और विश्व, भारत की जो पॉलिटी है उसके लिए एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। लेकिन थोड़े से यूपीएससी वाले लेटेस्ट वाले क्वेश्चन पेपर का अभ्यास करना, टॉपिक पढ़ा, जैसे प्रधानमंत्री पढ़ा या कोई भी आपने पंचायती राज पढ़ा, उसके जितने पीवाई क्यू आए वो तुरंत निकालिए और उसको अगले दिन रिवाइज जरूर कीजिए। इतिहास या संस्कृति के लिए जो कंटेंट आपके पास है उसी को जारी रखिए। नया कंटेंट आप क्या पढ़ सकते हैं इसके अंतर्गत, आप हुकुमचंद जैन वाली हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली किताब पढ़ सकते हैं। कोई टॉपिक आपको लगता है कि बहुत बेटर तरीके से पूछा गया, मान लीजिए हर टॉपिक डिटेल से नहीं पढ़ना होता, आपने कोई एक गाइड पढ़ी, वो ठीक लग रही है, भाषा अच्छी लग रही है, लेकिन एक टॉपिक ऐसा जिसमें उसमें प्रश्न नहीं आ रहे, तो मान लीजिए कोई बहुत अच्छी गाइड हो, कोई भी इतिहास या संस्कृति का बेटर कंटेंट जिसने लिखा हो, उससे उस गाइड को फोटोकॉपी कीजिए, हर बार बार किताब चेंज मत कीजिए, किताब वही बेच रखिए, 2-3 टॉपिक 4 टॉपिक उसमें कंटेंट ऐड कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। करंट जो है इसके लिए मेरी राय है क्रोनोलॉजी मंथली पढ़िए, क्रोनोलॉजी जरूर पढ़ना, मंथली पढ़ते रहें। और सिर्फ राजस्थान का पढ़ें। क्रोनोलॉजी कंप्लीट जो मैगजीन आती है, जो हमारे टाइम में 10 रुपए की आती थी, आज 20, 21, 22 रुपए की आती है, उसमें आपके काम के पेज मिलेंगे 6 या 7, उतने ही पढ़ने हैं, बाकी अनावश्यक कचरा होता है, ये आपको पहचान करनी पड़ेगी कि सर वो अनावश्यक चीजें क्यों नहीं पढ़नी, ठीक है। इकोनॉमिक्स केवल सर्वे पढ़ना है, कोई टीचर का यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, बट सर्वे जरूर एक बार अपनी आंखों से निकाल लीजिएगा, हम भी कोशिश करेंगे आपको उपलब्ध करवाएं। और साइकोलॉजी में आपको जो सबसे बढ़िया टीचर लगता है, जो उसकी सबसे बढ़िया किताब लगती है, उसको पढ़ना। फिर यदि आपको लगता है कि नहीं सर वो अच्छी नहीं लग रही, तो फिर देसिंग दावाई सर की पढ़ लेना, ये भी ठीक ठाक लिख देते हैं, ठीक है। इनकी ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है अपने की, तो वो भी आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हैं, और इससे बेटर आपको कोई और किताब मिलती है तो आप उसको पढ़िएगा, इसको मत पढ़िएगा, बेटर मिलती है, आपको लगता है कॉन्फिडेंस है। यद्यपि मैं तो ये कहूंगा कि मेरी किताब सबसे बेटर है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इस सब्जेक्ट के ऊपर,
और प्रश्नों के लिहाज से भी आप देख सकते हो, चाहे ग्रेड थर्ड हो, चाहे ग्रेड सेकंड हो, चाहे ग्रेड फर्स्ट हो, सबसे आगे रहती है। तो आपको बेटर लगती है वो देख लीजिए, जो आपको लगता है। बाकी इसमें 3-4 टॉपिक इस बार नए डाले हैं, तो वो कोर्स में तो मैंने अपडेट करवा दिए थे, आप देख सकते हैं। आपको मन हो तो लेना, वरना आप यदि पढ़ सकते हैं तो पढ़ना सबसे बेटर होता है। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए लेटेस्ट प्रश्नों वाली, जो मैं जो करवा रहा हूँ। लेटेस्ट नई चीज़ें क्या आ सकती हैं, बड़े प्रश्न कैसे आ रहे हैं, उसकी भाषा को समझना। तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट पेपर है। इसको अच्छे से मैनेज कीजिए, ठीक है? मैनेज करने का और पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको पहले ही बोला है, रीडिंग कीजिए कोई टॉपिक की। मेरे अकॉर्डिंग एक बेस्ट टाइम टेबल क्या हो सकता है कि मॉर्निंग में जैसे आपका सब्जेक्ट है ये, और ये लगभग 150 प्रश्न आएँगे, यहाँ पे 100 प्रश्न आएँगे। तो ये जो आपका 150 नंबर का पार्ट है, ठीक है? इसमें 40 नंबर के टीचिंग मेथड है और ये आपने सबने पढ़ रखे हैं। बहुत ईज़ी पार्ट होता है। शॉर्ट में देखना है, बहुत ज़्यादा टाइम इसको देना नहीं होता है। साइकोलॉजी ढंग से पढ़ लो, टीचिंग मेथड भी लगभग तैयार हो जाता है, और थर्ड ग्रेड में आपने सबने पढ़ लिया, ये वही पार्ट है, सेम टू सेम। थोड़ा-सा लेवल बढ़ाना और कुछ नहीं। आपके 130 जो क्वेश्चन हैं, उसके लिए आपने 6 से 10 तक की बुक्स तो आपको ज़रूर फॉलो करनी है, क्योंकि यहाँ से एज़ इट इज़ प्रश्न उठाए जाते हैं। फिर आपने उस संबंधित, चाहे आप साइंस से हैं तो कोई टीचर को फॉलो किया है, उस टीचर की कोई अच्छी बुक को आपने फॉलो किया, ठीक है? 11th-12th की किताबों में यदि कुछ टॉपिक्स हैं, तो वो ज़रूर देख लें। ऐसे एसएसटी में देख लें। मैथ में, क्योंकि आपके ग्रेजुएशन लेवल तक का पार्ट आता है, तो ग्रेजुएशन लेवल की मूल पुस्तकें यदि आपको मिलती हैं, उनमें से कोई टॉपिक पढ़े जाते हैं, तो उनको भी फॉलो कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना कवर कर पाते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट तो यही होता है कि राजस्थान बोर्ड की बुक्स तैयार की आपने, जो टॉपिक इन इन किताबों से मिल रहा है, सब वही टॉपिक। फिर आपने एक अच्छी गाइड ले आए, जो अच्छे टीचर ने लिखी मूल की किताबों बेस पे, और एक पीवाईक्यू, और प्रैक्टिस, रिवीजन, प्रैक्टिस, रिवीजन, प्रैक्टिस, रिवीजन। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। लेकिन यदि आपको लगता है मेरे पास टाइम एक्स्ट्रा है, मैं बीए लेवल की कुछ ग्रेजुएशन लेवल की किताबें भी इन पार्ट से देख सकता हूँ, तो आप देखिए, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल की बुक से प्रश्न पूछे जाते हैं। 80% पार्ट उसी से होता है। मतलब ग्रेजुएशन सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल। तो ये आप देख लीजिएगा। इसमें आपको मैं यही कहूँगा, शुरुआत जो करें दिन की, वो सब्जेक्ट के साथ करें। ये सब्जेक्ट अच्छा रहता है, आपके सब्जेक्ट के वो टॉपिक जो इस बार चेंज किए गए हैं। मैं भी आपकी जगह होता, तो ग्रेड सेकंड की प्रिपरेशन कैसे करता, मैं सुबह 4 से 5 बजे उठता, और शुरुआत में 2 घंटे मेरा पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप इसको फॉलो कर सकें तो कीजिए। मैं यदि पढ़ता, तो मैं पढ़ता कि मान लीजिए कि मैं 4 से 6 2 घंटे पढ़ता सब्जेक्ट को, और फिर मैं लगभग 35 मिनट उस 2 घंटे में जो मैंने पढ़ा है, उसके संबंधित पीवाईक्यू मैं देखता। और पीवाईक्यू देखने के बाद मैं एनालिसिस करता कि मेरा कंटेंट सही है कि नहीं। क्योंकि सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं, ये 3 रूल हैं, 3 परत है: पाठ्य सामग्री, दिनचर्या, और क्या नहीं करना। ये 3 चीजें यदि आपको पता है और ये आपके पास बहुत सही है, तो फिर आप सिलेक्शन लेके जाओगे। पाठ्य सामग्री, अब इसके आधार मुझे पता चलेगा कि यार मैंने क्या पढ़ा, क्या सही नहीं था, क्या चीज़ समझ में आई, ठीक है? ये जैसे मैं पढ़ूँगा, अगले दिन जब मैं 4 से 6 इसके अगले नेक्स्ट टॉपिक पढ़ूँगा, तो मैं 20 मिनट जो है वो इन्हीं टॉपिक को रिवाइज़ करूँगा। इन्हीं टॉपिक को 3 दिन तक ये प्रक्रिया आपको दोहरानी है। जो 2 दिन आपने पढ़े हैं, उनको 3 दिन तक रिवाइज़ करोगे आप। कभी टॉपिक भूलोगे नहीं, है मेरा तरीका बता रहा हूँ। हो सकता है आप पे लागू हो या नहीं हो, लेकिन मेरा तरीका बता, ये ज़रूर फॉलो करें। जैसे मान लीजिए, फिर उसके बाद मान लीजिए आपको लगा एक फर्स्ट पेपर में सबसे हार्ड पार्ट है इंडियन पॉलिटी या वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैंने कभी पढ़ी नहीं, तो मुझे याद करने में जोर आएगा। तो उसके 2-3 टॉपिक जो भी आपने लिए, लगभग 1 घंटे 30 मिनट का एक शेड्यूल बनाया आपने उस सब्जेक्ट का, और उसका आपने पढ़ा 20 मिनट। आपको 1 डेढ़ घंटे पढ़ने के बाद उसके पीवाईक्यू देखिए, आपको लगेगा कंटेंट बेटर है, उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उसको लगातार कंटिन्यू रखिए, और पढ़ते टाइम पीवाईक्यू देखने के बाद पता चलेगा कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऐसे प्रश्न आता है, मुझे इस तरीके से पढ़ना है। पूरी इमेज बन जाएगी, किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें खुद आज़मा सकते हो, मैंने तो खुद की हैं ये। और आप में सब में काबिलियत है, कर सकते हो। तुम्हारे अंदर डर बैठा बैठा है, सर मैं कैसे कर पाऊँगी? सर मेरे से कैसे होगा? सर मैं तो 5 बार असफल हो गई, अब कैसे करूँगी? ये इतना डर तुम लोगों ने बैठा रखा है कि तुम चीज़ें कर ही नहीं पा रहे हो, प्रयोग नहीं कर पा रहे हो, एप्लीकेशन नहीं ले यूज़ कर पा रहे हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको थोड़ा-सा कीजिए, मज़ा आ जाएगा। ऐसे आप पूरे दिन को 10 से 12 भागों में डिवाइड कीजिए, और 10 से 12 भागों में डिवाइड करने के बाद रात को आप 1 घंटा ऐसा रखिए कि जिसमें आप कंप्लीटली एक बार क्विक रिवीजन, मतलब फास्टली रिवीजन सब चीज़ों का कर पाएँ सोने से पहले। और ये भी देखें कि यार मैंने गलतियाँ क्या की, क्या नहीं की। अगले दिन फिर से ये शेड्यूल फ़ॉलो कीजिए। आप 5 से 6 दिन ये शेड्यूल फ़ॉलो कीजिए, और शेड्यूल फ़ॉलो करने के बाद वीकेंड
लास्ट में, या आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग 2 या 3 दिन बाद दे सकते हैं। जो भी आप मॉक टेस्ट दें, ऑफलाइन टेस्ट, जैसे मान लीजिए हमने ऑफलाइन टेस्ट चालू शुरू कर रखा है, या मान लीजिए मॉक टेस्ट हमने ऑनलाइन शुरू कर रखा है। आप वो सब्जेक्ट का और उस जीके का पार्ट का मॉक टेस्ट दें, और मॉक टेस्ट रियल टाइम में दें। और रियल टाइम में देने के बाद एनालिसिस जरूर करें, विश्लेषण करें कि यार मैंने गलती क्या की, कितने प्रश्न थे जो मेरे को नहीं आए, कितने प्रश्नों की भाषा मुझे समझ में नहीं आई, कहाँ मुझे इंप्रूवमेंट करना है। ये सब चीजें उससे सीखिए, गलतियों को दोहराना है ही नहीं। आप 1 महीने इस चीज को कोशिश कीजिएगा, इसको फॉलो करना। संडे को सैटरडे को टेस्ट दीजिए, एनालिसिस कीजिए, 1 दिन वीक में पूरे दिन रिवीजन रखिए, टॉपिक को 2 या 3 बार रिवीजन के अंतर्गत लेके आइए, और थोड़ा सा खुद का एनालिसिस करते जाइए। 100% ये रोड मैप यदि आप फॉलो कर लेते हैं, तो मैं मानता हूं कि, मैं नहीं कहता कि इस भर्ती में आप लग जाओगे, लेकिन 1 साल के भीतर तुम कहीं ना कहीं सेट जरूर हो जाओ। और सेट होना छोड़िए, आपको खुद को सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने बहुत सही दिशा से सर मेहनत की है, मुझे मजा आ गया, और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये संतुष्टि यदि आपके सिस्टम को फॉलो करने के बाद नहीं आती है, तो आप मेरे से बात जरूर कीजिएगा। तो मेरा कहने का मतलब इतना सा था कि ये पार्ट्स पढ़िए आप, ठीक है, मल्टीपल रिवीजन कीजिए, डीप रिवीजन होता है, पहले क्विक रिवीजन कीजिए, उसके बाद डीप रिवीजन कीजिए, ठीक है, और मॉक टेस्ट दीजिए, एनालिसिस कीजिए। ये बेस्ट तरीका है, और ये मैंने आपको बता ही दिया, मेन मेन चीजें यही हैं, ठीक है। मतलब कोशिश कीजिए कि लगभग 12 से 14 घंटे आप, यदि आप ग्रेड सेकंड के बहुत सिंसियर अभ्यर्थी हैं, तो लगभग मुझे लगता है कि 10 से 12 घंटे तो आपको जरूर निकालने चाहिए। और उसमें भी कोशिश करें कि आप फर्स्ट पेपर जो है उसके लिए 4 से 5 घंटे निकालिए, और जो नए टॉपिक हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े उनको ज्यादा टाइम दीजिए, और बाकी टाइम जो है वो आपको 6 से 7 घंटे अपने सब्जेक्ट को देना है। टीचिंग मेथड को बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, और इसमें हर टॉपिक के कम से कम आप 50 एमसीक्यू जरूर निकालते जाइए साथ साथ में, जिससे आपकी समझ जो है वो बनती जाएगी। सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, जीके में जो नए टॉपिक होंगे, उसके बाद देखना आपको खुद को फील होगा कि सर मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं ग्रेड सेकंड के लिए प्रिपेयर। क्योंकि सबसे बड़ी वैकेंसी यही आने वाली है जेक्स दोबारा से, ग्रेड फर्स्ट से ज्यादा वैकेंसी इसी की आने वाली है। कोशिश करें इस अवसर को जाने नहीं दें, कब आएंगी आगे क्या होगा छोड़िए। अभी जो टाइम बचा है, 5 महीने बचे हैं, इसको ईमानदारी से एनालिसिस कीजिए। अलग अलग विषय के लिए मैं अलग अलग किताब बता सकता हूँ, एसएसटी के लिए मैं जरूर बता सकता हूँ, ठीक है। और साइंस के लिए मैं छोटे वीडियो अलग अलग बना दूंगा वैसे, लेकिन आप लगभग लोगों ने कंटेंट ले लिया होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग उसी को फॉलो कीजिए। राजस्थान बोर्ड की बुक्स को अपना बेस बनाइए, और सबसे बड़ी चीज है, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं, जितना एनालिसिस कर सकते हैं, और जितना पूरे सिलेबस से आपको ये आइडिया लगने लग जाए कि सर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा कर पाएंगे। ग्रेड सेकंड की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट रणनीति है। और एक अंतिम चीज जो मैं आपको बोलूंगा, जो अमूमन अपन गलतियां करते हैं, मैं जब पढ़ाई करता था मेरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं था जब जीरो डे आया। जीरो डे समझ रहे हो, जीरो डे कभी नहीं आया, ये डे मैंने कभी आने नहीं दिया। जीरो डे आप में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है, मतलब मैं 6 दिन 7 दिन से घर में कुछ भी हो कुछ नहीं हो, जीरो डे कभी नहीं आ जाता। जीरो डे कभी आ गया तो मैं अगले दिन उसको कवर करता। कोशिश करें 5 महीने आपकी लाइफ में जीरो डे नहीं आना चाहिए। जीरो डे नहीं आता, और जीरो डे का मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए आपने एक दिन बहुत कम पढ़ा, कंसिडरेशन के साथ नहीं पढ़ा, तो कोई मतलब नहीं है। आप चाहे 6 घंटे पढ़ो, लेकिन अच्छे ध्यान से पढ़ो, प्लानिंग के साथ पढ़ो, चीजों को किस प्रकार से कर सकते हैं वैसे पढ़ो। तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी। साइकोलॉजी को लेकर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बात कर लीजिएगा। साइकोलॉजी को लेकर एक ऑफलाइन बैच भी हम जयपुर में लास्ट ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड रीड फाउंडेशन के हिसाब से कर रहे हैं, जो 2 से 3 महीने चलेगा। जयपुर पाठशाला क्लासेस में ये प्रयास रहेगा हमारा, शाम को टाइम चलेगा ये बैच, शायद 10 तारीख के आसपास, 10 फरवरी से बैच स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।